27 जुलाई मेरठ, 6 अगस्त बरेली, 7 अगस्त प्रतापगढ़ 2012, 14 सितंबर गाजियाबाद 2012। अब आते हैं 2013, 2 अगस्त लखनऊ, 7 सितंबर मुजफ्फरनगर, 4 सितंबर शामली। और ये सारे जो डेट्स मैंने आपको बताए, ये बड़े बड़े दंगे थे 2012, 13 और 14 में, और जब ये अखिलेश यादव की सरकार थी। ये कुछ दंगों का मैंने जिक्र किया जिसके बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं, खास करके इसमें मेरठ का दंगा, लखनऊ का दंगा, शामली का दंगा, प्रतापगढ़ का दंगा, ये सब बहुत ही ज़्यादा भयानक बड़े पैमाने पे फैला था, तो जिसकी तो जानकारी सबको है। अब ये जो दंगे थे, इन दंगों के पीछे ये कुछ दंगों का मैंने बताया। अदरवाइज जो उस समय कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, उनकी रिपोर्ट है, होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है कि इस 212 से 17 के दौरान जो 2014 तक जो कांग्रेस की यूपी की सरकार, यूपीए की गवर्नमेंट थी, उनकी रिपोर्ट है कि उस 3 साल में 200 प्लस दंगे हुए थे उत्तर प्रदेश में, जिसमें ये बड़े बड़े दंगे थे। इन दंगों के बाद इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो गुंडागर्दी है वो एक्सक्लूडिंग है, ये सिर्फ दंगों की बात कर रहा हूँ। गुंडागर्दी की बात करेंगे तो फिर बहुत ही ज़्यादा खराब सिचुएशन आपको दिखेगा। 2012 से 17 के दौरान जो अखिलेश यादव की सरकार थी, उसमें सबसे बड़ा जो लॉ ऑर्डर और क्राइम की सिचुएशन थी। 2017 में जब हम आते हैं तो आप याद करिए, 2017 में जो चुनाव का मेन मुद्दा था, वो मेन मुद्दा ही था दंगा और क्राइम, मेन मुद्दा यही था। 2017 में जो इलेक्शन हुआ और जिसमें जो बीजेपी को इतना भारी बहुमत मिला, ये बहुमत मिलना एक संयोग नहीं था, और इसमें बीजेपी की बहुत ज़्यादा उस समय अगर वोट परसेंटेज मिला, इसके पीछे मेन कारण यही था कि लोग परेशान थे इन दंगों से और इतने ज़्यादा क्राइम से। इसमें बहुत सारे लोग, इसमें जो छोटी छोटी बातें हैं जो हम सब भूल जाते हैं, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, इस तरह के जो बहुत सारे जो समाजवादी पार्टी के ये सारे जो नेता थे, उन लोगों ने दंगों को किस तरह से संचालित किया। इंटेलिजेंस ब्यूरो IB की जो केंद्र सरकार की रिपोर्ट है, उसमें उस समय जो मनमोहन सिंह को ये रिपोर्ट दी गई थी कि यूपी की स्थिति बहुत ही डेंजरस है, वोलेटाइल है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की अगर आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही तरीके से बताया गया है कि किस तरह से ये जो सारे दंगे थे वो बहुत ही सुनियोजित तरीके से प्रयोजित है। दंगा, आपको क्या लगता है, दंगा एक ऐसा टूल है कुछ लोगों के लिए जो पूरे उस जगह की डेमोग्राफी को बदल देता है। आपको क्या लगता है, एक बार दंगा हुआ, खत्म हो गया, चीजें सारी नॉर्मल हो गई? नहीं, नॉर्मल नहीं होती। वो क्या होता है, दंगा उस जगह के लोगों के मन में एक ऐसे भय का माहौल बना के रख देता है, जो लोग कहीं ना कहीं बहुत अपने आप को इनसिक्योर समझने लगते हैं, और यही जो प्लान का मुख्य केंद्र होता है, वो यही दंगे से उपजा हुआ भय होता है, जिसके कारण लोग कहीं ना कहीं उस जगह फिर प्रॉपर्टी ये सब लेने से हिचकिचाते हैं, और जिनकी होती है वो सस्ते में बेच के वहां से निकलने के प्रयास में लग जाते हैं, क्योंकि आप हथियार उठाते नहीं हैं। जो उठाते हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा एक तरह से लो हैंगिंग फ्रूट हो जाता है। अब हम आते हैं कि ये जो सारे दंगे हुए थे, और ये जो सारा मैं आपको बता रहा हूँ, आज भी कोई भी गूगल पे सर्च करेगा, जो 2017 जो बहुत सारे युवा है, जो हो सकता है कि उस समय की परिस्थितियों को उन्होंने देखा नहीं होगा, आज भी गूगल पे आप सर्च करो, आपको अखिलेश यादव के दौरान हुए दंगे, आपको सारा डिटेल आ जाएगा। 200 से ज़्यादा दंगे थे, जिसमें ये बड़े बड़े दंगे थे। इन दंगों में आप पता करोगे, जैसे प्रतापगढ़ का जो दंगा था, उसमें क्या हुआ था अस्थाना गांव में, और उसके बाद ये कैसे दंगे भड़के थे। आपका मेरठ का दंगा, बरेली का दंगा क्यों हुआ था, लखनऊ में रमजान के दौरान जो दंगा हुआ था, जिसके बाद पुराने लखनऊ में पूरी तरह से
कितने दिनों तक कर्फ्यू लगाना पड़ा था, प्रतापगढ़ में लगाना पड़ा था, मुजफ्फरनगर में तो शायद महीनों तक लगातार कर्फ्यू लगा रहा, सेना का फ्लैग मार्च जारी रहा शहर से लेके गांव तक। इन दंगों से क्या होता है ना, और ये सारे जो क्राइम्स थे, इसमें डीजीपी की मीटिंग में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पूरी चिंता जाहिर करी थी यूपी की इस सिचुएशंस पे। उस समय मंत्री रहे दिग्विजय सिंह ने साफ साफ कहा था कि यूपी की सरकार, अखिलेश की सरकार इन दंगों को नियंत्रित करने में पूरी तरह से असफल रही। अभी कल जो आपने न्यूज सुना होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि अभी बीजेपी में थे और कल समाजवादी पार्टी में वो शामिल हुए हैं। आपको ये पता होगा कि जयंत सिंह जो अभी समाजवादी पार्टी के साथ है, उनका गठबंधन हुआ है। उस समय जो राष्ट्रीय लोकदल के नेता थे माननीय अजीत सिंह, उन्होंने, और उस समय जो विपक्ष के नेता थे बीएसपी के, यही थे स्वामी प्रसाद मौर्य ही थे। और ये स्वामी प्रसाद मौर्य और अजीत सिंह ने कंबाइंड उस समय की कांग्रेस की केंद्र सरकार से ये अपील करी थी कि यूपी में अखिलेश की सरकार को बर्खास्त किया जाए और राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। आज यही स्वामी प्रसाद मौर्य फिर उन्होंने 2016 में बीएसपी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया था और आज वो वापस उसी अखिलेश यादव के साथ जुड़ गए। तो जो नेता उस समय अखिलेश की सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहा था, आज वो उन्हीं के साथ जुड़ जाता है। आपको याद होगा कांग्रेस का एक नेता जो सहारनपुर का था, जो ये बोलता था कि मोदी की बोटी बोटी कर दूंगा, आज वही समाजवादी पार्टी में वापस ज्वाइन किया कांग्रेस को छोड़कर। अजीत सिंह का जो बेटे हैं जयंत सिंह, आज वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे हैं। ऐसे लोग जिनका इन सारे कृत्यों को देख के एक ही चीज समझ में आता है कि इनका सिर्फ एक ही मकसद है, किसी तरह से सत्ता की चाबी हासिल करना, और उनके लिए कोई किसी जाति का कोई महत्व नहीं है, उनके लिए कोई विकास का मतलब नहीं है, उनके लिए खुद का और खुद के परिवार का एजेंडा ही महत्वपूर्ण है। ये इनका कोई, अगर कोई भी हम काम करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कोई आपका कैरेक्टर होता है, कुछ ना कुछ आपका पॉलिसी होता है। आप ऐसे लोगों के साथ भी चले जाने से परहेज नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों का बहिष्कार होना भी बहुत जरूरी है। भ्रम की राजनीति बहुत ज्यादा होती है, लोगों को पता नहीं होता है, लोगों को ये लगता है कि यार स्वामी प्रसाद मौर्य ने वहां ज्वाइन कर लिया, लेकिन हम पीछे की चीजों को बहुत आसानी से भूल जाते हैं। हमारी सबसे बड़ी जो आदत है ना, वो भूलने की है। और मैं एक बात आपको बताता हूँ कि आज हम कहीं भी इंटरव्यू देने भी जाते हैं तो अपने रिज्यूमों को पूरी तरह से कोशिश करते हैं बहुत अच्छा बने, एक एक चीज को चेक करते हैं। सेम जो इंटरव्यू लेता है वो भी इस बात को इंश्योर करता है कि पूरी तरह से इसको अच्छे से चेक करें। आपको याद होगा कि जो भी इंटरव्यूज होते हैं तो उसमें रेफरेंस चेक होता है, पीछे की 2 कंपनी का आपका जो वर्क का आपका क्या परफॉर्मेंस है वो चेक किया जाता है। तो जब एक नौकरी के लिए इतनी सारी चीजें होती है, तो जब हम अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री का अगर चुनाव करते हैं तो क्या हमारे लिए ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि पास्ट परफॉर्मेंस किसका क्या था? अगर मैं बोलूं, जो भी लोग हैं जो लगातार अपने जिनको पता नहीं अपने घर में बात करेंगे, वो इन सारी चीजों को बता देंगे आसानी से। बहुत आज सोशल मीडिया का टाइम है, बहुत आसानी से न्यूज चैनल्स के लाइव वीडियोस को और पीछे के वीडियोस को यूट्यूब से ये सारी चीजें सर्च करी जा सकती है, गूगल से सर्च करी जा सकती है। तो आज अगर मुख्यमंत्री का चुनाव करने की बारी आती है तो जो भी कैंडिडेट खड़ा है सीएम के तौर पे, चाहे वो अखिलेश सिंह यादव है चाहे योगी जी हैं, तो दोनों का मैं कहता हूँ लॉजिक के साथ, डेटा के साथ, परफॉर्मेंस के साथ उनका जजमेंट होना चाहिए। इसमें ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि कौन किस जाति का है या किस तरह का उसका परिवार है, पीछे उसके पिताजी क्या थे, ये कोई क्राइटेरिया नहीं हो सकता। क्राइटेरिया आपका परफॉर्मेंस होगा और पीछे जो आपने किए हैं वो भी आपका साथ में चलेगा, क्योंकि रिज्यूमे का वो भी आपका पार्ट ही रहेगा। तो अगर आज मैं 2022 में फिर से सीएम के कैंडिडेट का अगर सिलेक्शन करने के बारे में सोचता हूँ
तो मैं दोनों नजरिए में रखूंगा कि ये पिछले 5 साल 17 से 22 का जो कार्यकाल रहा योगी जी का, और पीछे उसके पे अखिलेश जी का, वो 5 साल में तो दंगे और क्राइम की जो स्थिति थी वो चरम पे थी। और यही मुद्दा 2017 में था। जनता ने इसी के बेस पे बीजेपी को मौका दिया था, और उसके बाद जब 2017 में यही सबसे बड़ा मुद्दा था, और 2017 में जीतने के बाद ये पिछले 5 साल का फिर मैं अगर देखता हूँ, एक चीज और भी आपको बता दूं, ये उस समय की कांग्रेस की मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जब थे, उनकी ही रिपोर्ट है कि यूपी में हाईएस्ट जो दंगा था पूरे देश में, हाईएस्ट दंगा यूपी में हो रहा था हर साल। खुद अखिलेश जी ने एक्सेप्ट किया था 2012 में कि 27 दंगे हुए हैं। जब उन पे यह आरोप लगा था कि 100 से ज्यादा दंगे हो चुके हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि 27 ही दंगे हुए हैं। 27 दंगे भी अगर कोई सीएम एक्सेप्ट कर रहा है, तो फिर उसी को अगर मैं बेंचमार्क लेके चलूं, तो अब मैं 2017 से 22 तक का इनको कंपेयर करता हूं, तो 2017 से 22 तक में आपको एक भी दंगा याद नहीं होगा, एक भी दंगा याद नहीं होगा। अदरवाइज यूपी में किसी भी व्यक्ति से आप पूछ लो, वो तुरंत आपको बताएगा मुजफ्फरनगर, शामली, लखनऊ, प्रतापगढ़, बरेली, मेरठ, फैजाबाद, ये सारे जगह जिस तरह से दंगे हो रहे थे, और लगातार हर जगह मैं बता रहा हूँ, बाराबंकी में वो फैला, हर जगह बिजनौर में, मतलब ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट को ये कवर कर रहा था। लेकिन अगर 2017 से 22 की बात करूं, तो आपको एक दंगा इस तरह का याद नहीं होगा। शाहीन बाग में जब सीएए का प्रोटेस्ट चल रहा था, उस दौरान यूपी में भी उपद्रव करने की कोशिश करी गई थी, आपको याद होगा। और यूपी में जब उपद्रव करने की कोशिश करी गई थी, तो उस समय आपको याद होगा कि योगी जी की सरकार ने तुरंत उस पर एक्शन लिया था, और ऐसे लोगों को तुरंत अरेस्ट किया गया, और ये उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया। और जो भी सरकारी संपत्ति या निजी संपत्ति को नुकसान हुआ था, वो सारी संपत्ति की भरपाई इन्हीं की कुर्की करके इनसे किया जाने लगा। आपको याद होगा एक विवाद फैला था जब इन दंगाइयों का पोस्टर हर चौराहे पे लगाया गया था, जिसपे कि कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था कि आप ऐसे नहीं लगा सकते। फिर उसके बाद योगी जी की कैबिनेट ने एक नियम, एक बिल पारित करके इसको कानून बना दिया कि हाँ ऐसे लगाना होगा, ऐसे दंगाइयों को ऐसा कड़ा सजा देना जरूरी होगा। और आपने देखा होगा कि एकदम से माहौल शांत हो गया, एकदम से सारी चीजें शांत हो गई। ये इस बात का प्रमाण है कि अगर उपद्रव करने की कोशिश भी करी जा रही थी, तो किस तरह से सख्त एक्शन हुआ, किस तरह से कानून बनाए गए, और नतीजा हुआ कि पूरी तरह से चारों तरफ अमन शांति हो गया। लेकिन यही जब 2012 से 13-14 तक 3 साल में जब यूपी में अखिलेश जी की सरकार थी, तो आपको इस तरह के कहीं भी एक्शन नहीं दिखाई देंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो उस समय की होम मिनिस्ट्री ने साफ साफ ये बोला था, जो सारे स्टेटमेंट आप इंडिया टुडे का जो मैं अभी आपको दिखा भी रहा हूँ, इकोनॉमिक टाइम्स है, या जितने भी तरह के टीवी चैनल है, सब जगह आपको ये सारे स्टेटमेंट दिखेंगे कि ये पूरी तरह से नाकाम रहे थे। इसमें साफ साफ बोला गया था कि जो इनको एक्शंस लिए जाने चाहिए थे, वो एक्शन साफ साफ ग्राउंड पे दिख नहीं रहे थे। लास्ट में केंद्र सरकार को सेना भेजनी पड़ी थी फ्लैग मार्च करने के लिए। अदरवाइज ये एक तुष्टीकरण की राजनीति के कारण एक समुदाय विशेष पे जो एक तरह से लगातार आरोप लगता रहता है, और उसको जिस तरह से ढील दे दी जाती है, जिसके कारण इन दंगों को रोकना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण प्रदेश का कितना नुकसान हुआ होगा, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। हम एक तरफ कहते हैं रोजगार और बिजनेस कहाँ से चलेगा, जब आप कोई भी प्रदेश इस तरह से दंगों की राजनीति और दंगे होते रहेंगे, तो कोई भी बिजनेसमैन वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। इस 5 साल में एक ऐसा ग्राउंड तैयार करने में सरकार सफल रही कि कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचने लगे, और उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपका जेवर के आसपास का एरिया का डेवलपमेंट है, और ये सारे एक्सप्रेसवेज है। लेकिन मैं उसकी आज चर्चा नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ ये क्राइम और जो दंगे की राजनीति हो रही थी उसकी बात कर रहा हूँ। तो पीछे अगर मैं देखूं कि पीछे जो 2012 से 17 की सरकार थी, उसका इन सब पे कंट्रोल की बात करें तो ना के बराबर था। अगर दंगा हो भी गया किसी कारण से,
तो उसके बाद जो उस पे एक्शंस होने चाहिए थे उन एक्शंस की चर्चा करें, तो एक्शन आपको ना के बराबर कहीं भी ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इस 5 साल में मैं देखूं तो इस 5 साल में एक तो दंगा नहीं हुआ, क्योंकि सरकार का एक देख के ही समझ में आ जाता है, जो पुलिस प्रशासन का एक जो भय होता है। और अगर करने की कोशिश भी करी गई तो उसके बाद जो सरकार के जो एक्शंस थे वो उनकी कमर तोड़ने के लिए काफी थे, जिसके कारण पूरे प्रदेश में लखनऊ में नागरिकता कानून के खिलाफ हुई हिंसा में सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान पहुंचाने वाले लोगों की तस्वीरें लगाई गई हैं। हजरतगंज, गोमती नगर से लेकर पुराने लखनऊ तक के प्रमुख चौराहों पर ये पोस्टर्स लगाए गए हैं। हमारे सहयोगी रणबीर सिंह ने हमें रिपोर्ट भेजी है, वो रिपोर्ट देखिए। चला सकते हैं, आए दिन बंदी का माहौल आएगा, दिसंबर को लखनऊ में हिंसा की तस्वीरें आपको याद होंगी। इस घटना में बहुत से लोग घायल हुए थे और योगी सरकार ने फैसला किया कि जितनी भी संपत्ति के नुकसान हुई है उसकी भरपाई सरकार नहीं करेगी, बल्कि आज भी मैं कहता हूं कि अगर कोई ये भी बोलता है कि हो सकता है ठीक है 2012 से 17 में वो चीजों को संभाल नहीं पाए, तो हो सकता है अब उनमें बदलाव आ गया होगा। तो मैं फिर आपको बताता हूं कि परसों का मुरादाबाद के जो समाजवादी पार्टी के सांसद है ST हसन, उनका बयान सुनिए। उनका बयान कितना डेंजरस है। उन्होंने कहा था किसी भी पार्टी को वोट दे दो, बीजेपी को वोट मत देना। अगर बीजेपी जीत गई तो हमारे सैकड़ों वर्षों की मेहनत बेकार हो जाएगी। इस शब्द पे, इस लाइन पे आप गौर करो कि सैकड़ों वर्षों की मेहनत में हमारी बर्बाद हो जाएगी। ये जो सैकड़ों वर्षों की मेहनत है, ये कौन सी मेहनत है? अगर आप आज भी इन लाइंस को नहीं समझते हैं, इसके भीतर के बहुत बड़े सच्चाई को समझते नहीं है, तो भगवान भी आपका कोई भला नहीं कर सकेगा। इस तरह के जो सांसद है ST हसन है और ये सब जो खुलेआम इस तरह के भाषा को बोलते हैं, कल का मैं बता रहा हूँ, ये मैं आज वीडियो डाल रहा हूँ तो कल का ही आप सुनिए। जो अतीक अहमद का 3 बेटे में से 2 बेटा तो जेल में है और 1 बेटा जो उसकी जगह राजनीति कर रहा है, उसने अपनी रैली में क्या बोला था? उसने कल अपनी रैली में बोला कि हम 20% हैं और हम ही 20% क्या कर सकते हैं इन 80% वालों का। इसके आगे मैं बोलना नहीं चाहता, आप खुद समझदार हैं, किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है। टीवी है आपके पास खुद सोशल मीडिया की ताकत है। ये सारी चीजें आपको हर जगह मिल जाती है, आप खुद सुनिए और इनके लाइंस पे गौर कीजिए। सैकड़ों सालों की मेहनत हमारी बर्बाद हो जाएगी। ये कौन सी मेहनत बर्बाद हो जाएगी? इनको कोई हम लोग क्या इन सब चीजों को इग्नोर करते हैं, इनको इग्नोर मत कीजिए, इनको गौर से सोचिए और समझिए। मेरा तो मत बहुत क्लियर है। मैंने आपको सारी सच्चाई बताई, सारी चीजें आपको हर जगह गूगल पे, हर जगह न्यूज चैनल्स पे मिल जाएगी, देख लीजिएगा। आप सही विचार कीजिए, सही व्यक्ति को सत्ता में दीजिए जो आपका भला करे और राज्य का भला करे, समाज का भला करे। थैंक यू, जय हिंद।